After a long time, we are studying today. वीडियोस थोड़ी लेट हो गई क्योंकि माइक्रोफोन का प्रॉब्लम था और अभी भी वो परसिस्ट है। एनीवेज, व्हाट वी विल अंडरस्टैंड वीडियो, पिछली वीडियो में हम इतना समझ गए थे कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होती है, सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, ऑल दैट थिंग। अब हम उसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि मिल्स का जो हम मिल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉमिस पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ेंगे। बोमेंस की एक सोशियोलॉजिकल लाई ऐसा करके कुछ है। फिर ग्रुप्स एंड सोशलाइजेशन, डिफरेंट ग्रुप सोशलाइजेशन, ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे। स्टार्ट कर दें अपना। तो सोशियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, मिल्स प्रॉमिस। तो देखो, मिल्स का एक कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का। उसमें मिल्स कहते हैं कि पीपल आर कॉट इन विस्कस साइकिल, रिकरेंस साइकिल है, म्यूंडेन, म्यूंडेन यानी कि सांसारिक, ordinary everyday living which are affected by circumstances beyond their control but people fail to relate them। देखो एक्चुअल में सीधा समझो, मिल्स का कहना ये है कि जो लोग हैं वो जो अपना डेली का जीवन जीते हैं, जैसे कि एक ये व्यक्ति की पर्सनल लाइफ है। मान लो ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ है। तो ये अपने जो डेली सांसारिक प्रोमिसेस हैं, यानी कि अपने बहुत सारे, इसकी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं ये जो आउटर स्फीयर है, जो बड़ा स्फीयर है जो कि पूरी दुनिया है, इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है इसकी पर्सनल लाइफ। यानी कि हमारी जो पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से अफेक्टेड हो रही होती हैं, लेकिन पीपल जो है ना उसको समझने में जो है वो उसको समझ नहीं पाते, वो उसको अटैच वो नहीं कर पाते, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाते चीज़ों को। आज के लिए एग्जांपल एक तरीके से हम ले सकते हैं। मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, ठीक है, एक ग्रुप ये है हमारा और एक ग्रुप ये है। अब सोसाइटी के इन दो ग्रुप में ना देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं वो हिस्ट्री से शेप होती हैं, है ना। और बॉमेन का कहना था कि वो जो पावर है उससे शेप होती हैं, मिल्स का कहना था हिस्ट्री से। तो वाट एवर, वो अब सोशियोलॉजी का कंसर्न है नहीं। तो हमारी जैसे इसकी वैल्यू है V1 और इसकी वैल्यू है V2, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यूज़ है, सेट वैल्यूज़। अब जब भी सोसाइटी V1 और V2 आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे रीज़न नहीं देखा जाएगा, रीज़न यानी कि तर्क नहीं लगाएंगे ये आपस में एक दूसरे को समझने के लिए, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो सोसाइटी V1 है, ये जो V1 सोसाइटी है, ये V2 सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी वैल्यूज़ का यूज़ करेगी, उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। ये नहीं देखेगी कि इस सोसाइटी की भी एक अपनी हिस्ट्री रही होगी और उस हिस्ट्री से इस सोसाइटी की अपनी एक वैल्यूज़ आई है। फॉर एग्जांपल, इस सोसाइटी, मान लीजिए कि ये जो दूसरी वाली सोसाइटी है, इसका एक्सपीरियंस ने इसको सिखाया है, इसके इतिहास ने इसको यह सिखाया है कि ऑनेस्टी, यानी कि जो ऑनेस्टी है उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो V1 सोसाइटी है उन्होंने उनके लिए ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो वो इसको किस बेसिस पर जज करेंगे कि ये जो ऑनेस्टी है ना, तो ये लोग ऑनेस्टी को अच्छी वैल्यू नहीं मानते, तो ये लोग गलत है, जबकि वो लोग इनकी हिस्ट्री को यहाँ पे नज़रअंदाज कर देंगे। तो ये है एग्जांपल। अब हम इसी एग्जांपल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक समझेंगे। सो अभी इसको इरेज कर देता, ये इरेज हो गया। तो बाई कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैप, ये जो प्रॉमिस है इसको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैप भी कहते हैं। तो मिल्स रेफर टू सोशल चेंजेस दैट अकर विच अफेक्ट एन ऑर्डिनरी मैन, यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर जो कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के जीवन को भी इफेक्ट करते हैं। और इसको कहते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि बाहरी प्रभाव। इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभाव, जो कि ट्रांसकेंड यानी कि अतिक्रमण कर देते हैं इंटरनल ह्यूमन स्पेसेस, यानी कि एक व्यक्ति के इंटरनल स्पेस को बियॉन्ड भी उसको इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो मिल्स ने बताया वो होते हैं, और इसका एग्जांपल भी है। हेंस पीपल इन रूरल एरिया डिडंट नो अबाउट चेंजेस बॉट इन देयर लाइफ बाई वर्ल्ड वॉर। तो देखो, रूरल एरियाज़ में जो लोग थे, जो रूरल एरियाज़ में लोग थे, उनको वर्ल्ड वॉर से जो उनकी लाइफ में चेंजेस हुए उसके बारे में जो नॉलेज थी वो उसको को रिलेट नहीं कर पा रहे थे। जो रूरल एरियाज़ के लोग थे उनको नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर से क्या चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल, वॉर से क्या होता है, वॉर से इन्फ्लेशन अप होता है, इन्फ्लेशन अप होता है तो लोगों को की जो सेविंग्स होती है वो क्या होती है, ड्रिवन अप होती है। अब रूरल लोगों के पास सेविंग्स कम थी तो वो कमाने के लिए रूरल से कहाँ पे जाएंगे, अर्बन एरियाज़ में जाएंगे। लेकिन वो अपने अर्बन, जो रूरल से अर्बन में जो माइग्रेशन हो रहा है ना, ये हो किसकी वजह से रहा है, इन्फ्लेशन ड्रिवन। इन्फ्लेशन एट द एंड इस वर्ल्ड वॉर की वजह से हो रहा है, बट लोग इसको को रिलेट नहीं कर पाते।
फिर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हिस्ट्री, वही जो मिल्स मानते हैं कि जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होती है वो हिस्ट्री से बनती है। एक समाज खुद को किस प्रकार से देखता है वो उसकी हिस्ट्री पे और वैल्यूज पे, उस हिस्ट्री से वैल्यू बनती है, तो उससे जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है उसका क्रिएशन होता है कोई भी समाज के लिए। तो वैन पीपल कम इन टच विद अदर सोसाइटी देयर एबिलिटी विलिंगनेस, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया ना, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के जब टच में आती है तो वो इन्फॉर्मेशन जो उसके पास होती है ना उसको ही बस कंसीडर करती है, और जो रीज़न होता है यानी कि जो तर्क शक्ति होती है वो ओवर रिडन बाई वैल्यूज़ हो जाती है। उसको हम एक दूसरे एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, अगली बार से मैं इसमें एक ब्लैंक पेज भी डाल दिया करूँगा जिससे कि हम लोग ये चित्र आसानी से बना सकें। जैसे कि मान लो आप एक सोशियोलॉजिस्ट हो, है ना, और ये रहे आप, ठीक, और मान लो और ये एक सोसाइटी है, जो है कि एक चौड़ा वाला जो रेक्टेंगल है वो एक सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब आप भी कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी के पास होंगे, आप भी किसी न किसी सोसाइटी के पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल हम हैं इंडियन सोसाइटी के पार्ट, है ना, और ये लोग हैं वेस्टर्न सोसाइटी यानी कि जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है उसके पार्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब पश्चिमी सभ्यता की वैल्यूज़ देखेंगे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रंस को बहुत ही यंग एज पे, पेरेंट्स जो है वो अपने चिल्ड्रंस को बहुत ही यंग एज पे छोड़ देते हैं, मतलब दे आर फ्री, चिल्ड्रंस जो है वो खुद का कमाए अपने बच्चे और वो अपना काम करें, जबकि इंडियन सोसाइटी में हम जनरली इस ट्रेंड को नोटिस नहीं करते हैं। तो जब अगर हम एक सोशियोलॉजिस्ट नहीं है तो हम सीधे कहेंगे कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में वो वैल्यू एब्सेंट है, वो वैल्यू हमारी इंडियन सोसाइटी में नहीं है जो उनकी वेस्टर्न सोसाइटी में। लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट का काम है कि वो हिस्ट्री को देखे और समझे कि इस सोसाइटी के साथ ऐसा क्यों है कि पेरेंट्स जो है वो चिल्ड्रन को ये देते। जब हम हिस्ट्री देखें तो कहीं ना कहीं उसमें जो वेस्टर्न सोसाइटी उसमें इंक्लूडेड हुई थी वॉर्स में, उसकी वजह से जो वहाँ पे क्राइसिस हुआ था, इस वजह से ऐसा हो सकता है, ये उसका एक रीज़न हो सकता है। प्रॉपर रीज़न मैंने अभी पढ़ा नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके से हमें सोचना होगा। तो मिल्स कहते हैं कि जब ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं वो एवरीडे लाइफ में जब दूसरी सोसाइटीज़ के साथ कांटेक्ट में आते हैं ना, जब टच में आते हैं, तो वो जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है ना उसी से उनका एनालिसिस करते हैं। तो रीज़न जो है वो उनकी खुद जो उनकी तर्क शक्ति है वो वहाँ पे वो नहीं लगाते, वो लगाते हैं उनकी खुद की वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी को समझने के लिए। फिर सोशियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ का दूसरा है। तो अब यहाँ पे सोशियोलॉजी क्या करती है, तो सोशल साइंसेज जो होती हैं, जैसे मान लो अब वो जो अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारी वैल्यूज़ जो है, जो एक कॉमन व्यक्ति है उसके लिए तर्क से भी बड़ी चीज़ क्या होती है, रीज़न और वैल्यू के बीच में क्या बड़ा होगा, वैल्यूज़ बड़ी होंगी उसके लिए। तो इंट्रोड्यूसेस रीज़न तो कंपेरेटिव मेथड। तो सोशल साइंसेज जो है ना वो रीज़न यानी कि व्यक्ति को यही तर्क देती है कि आप अपनी वैल्यूज़ से उस सोसाइटी को जज मत कीजिए, आप रीज़न उसमें कारण ढूंढिए कि ऐसा क्यों है, और उसके बाद उस सोसाइटी के बारे में आप कोई अपनी अवधारणा जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। दे इनेबल इंडिविजुअल टू कैलकुलेट देयर लाइफ चांसेस बाई कंपेयरिंग अदर्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो वो क्या करेंगे, जब आप मान लीजिए जो हमने इंडियन और वेस्टर्न सोसाइटी वाला अंतर जो हमने वो लिया था एग्जाम्पल, तो अगर आपको वेस्ट की उस चीज़ को समझना है तो आपको पहले खुद को या फिर वेस्टर्नर्स को अपनी सोसाइटी के अंदर इमेजिन करना पड़ेगा, और उसके बाद कंपैरिजन करना पड़ेगा कि लाइफ चांसेस जो हैं वो वहाँ पे आपके फिर कितने हैं उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन से उनकी वैल्यूज़ निकल गई, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं उस सिचुएशन में, है ना। तो इस तरीके से कंपेरेटिव मेथड से सोशल साइंसेज जो है वो रीज़न इंट्रोड्यूस करती हैं व्यक्ति के अंदर, जिससे व्यक्ति ठीक और जो सही है और जो सही नहीं है उसके बीच में अंतर कर पाता है। वो सही गलत का बात कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअल में बात होता है एनालिसिस का। जो कॉमन व्यक्ति और जो एक कॉमन मैन है और एक सोशियोलॉजिस्ट है उसकी सोच में यही अंतर होना चाहिए कि भले ही कॉमन व्यक्ति के लिए वी इज़ ग्रेटर देन आर, यानी कि वैल्यूज़ आर से बड़ी है, लेकिन आपके लिए आर इज़ ग्रेटर देन वी, आपके लिए रीज़न बड़ा होना चाहिए, आपकी खुद की पर्सनल वैल्यूज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो ये वही ऊपर वाला है। तो सोशल एनालिस्ट आस्क सर्टेन क्वेश्चन लाइक इंटर रिलेशन इन सोसाइटी। तो जब भी जैसे कि
हमने देखा कॉमन व्यक्ति क्या करेगा, वो अपनी वैल्यूज से दूसरे को जज कर लेगा, वो जो खुद अपने इंटरनली मानता है वो व्यक्ति उससे दूसरे को जज करेगा। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट है वो पहले उस सोसाइटी के बारे में जानेगा कि सोसाइटी में इंटर रिलेशन क्या है, कोई सोशल ऑर्डर का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, जो कि हर एक सोसाइटी के अंदर एक डिफाइंड सोशल ऑर्डर होता है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या क्या हुए उस सोसाइटी में, सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो जिस पीरियड में वो रिसर्च कर रहा है तो उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहाँ पे अभी सोसाइटी कैसी है जिसके अंदर पीपल मैन और वुमेन दोनों रह रहे हैं। तो ये बात है। फिर सोशियोलॉजिस्ट कनेक्ट द पर्सन विद द पब्लिक बोथ हिस्टोरिकली एंड प्रेजेंट। अब जब पहले वो क्वेश्चंस कर लेता है पूरे, है ना, उसने मान लो अपने क्वेश्चंस पूरे कर लिए, उसने अपने एनालिसिस कर लिया, फिर वो क्या करेगा, पर्सनल को पब्लिक से कनेक्ट करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहीं पे आगे एग्जाम्पल भी वो अभी आएंगे तब बताते हैं। द वर्क इज़ टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर पर्सनल इश्यूज इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट। यानी सोशियोलॉजिस्ट का ओवरऑल वर्क क्या है कि पर्सनल इश्यूज जो है, जो व्यक्ति की पर्सनल समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है जो कि लार्जर पब्लिक से कनेक्टेड है, या उसके बीच में जो इंटर रिलेशन है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो इंटर रिलेशन है उसको डिफाइन करना है। और वो इंटर रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, इसके लिए दो एग्जांपल है। एक तो डाउरी सिस्टम का एग्जांपल है, एक तो डाउरी सिस्टम का एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, और दूसरा एग्जांपल है साउथ इंडियंस का जो कि मैंने देखा है। सो फॉर एग्जांपल डोरी जो है वो पर्सनल इशू लगता है कि ठीक है एक व्यक्ति है उसकी मैरिज हो रही है, वो चाहे डोरी ले चाहे ना ले, लेकिन एक्चुअल में मतलब ये अल्टीमेट विल है। अब ये बात सही तो है कि अंत में व्यक्ति की ही इच्छा है जो विवाह कर रहा है कि वो डोरी ले या ना ले, यानी कि दहेज ले या नहीं ले। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या देखेंगे, वो हिस्टोरिकल और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस देखेंगे जो कि इसको क्रिएट और मेंटेन करते हैं। यानी कि वो ये देखेगा कि कैसे सोसाइटी में डोरी सिस्टम शुरू कैसे होता है, कैसे शुरू हुआ हिस्ट्री में, और कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो इसे मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कमस्टेंस है, एक पॉसिबल सर्कमस्टेंस क्या हो सकता है, तो सोसाइटीज़ में इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो कुछ जो रिच लोग हैं उन्होंने हो सकता है कि लेविश गिफ्ट्स जो गिफ्ट्स हैं वो देने की प्रथा चलाई हो शादी में, और उससे फिर धीमे धीमे चल के आगे ये डोरी सिस्टम बन गया। और आज भी जो डोरी सिस्टम है उसको क्या सस्टेन करता है, उसको सस्टेन करता है कि आउटलुक, जैसे कि हमारी सोसाइटी कहती है कि दहेज में इतना मिला इतना नहीं मिला, ये सब बातें होती हैं, तो वो उस चीज़ को आज भी सस्टेन करती है। सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लोगों की इज्जत होगी, सेल्फ रेस्पेक्ट होगी जो लोग कहते हैं, जिसके कारण ऑनर किलिंग्स भी हो जाती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो उसको सस्टेन करती हैं, जबकि वो गिफ्ट्स के स्टार्टिंग में शुरू हुआ था और फिर वो धीमे धीमे करके डोरी में बदल गया। तो दिस कैन बी वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, और ऐसी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होती हैं। और इन्हीं को जैसे मैंने किया यहाँ पे, जो डोरी है वो लग तो रहा था अभी तक कि पर्सनल इशू है, लेकिन अब हमने देखा कि नहीं, यहाँ पे सोसाइटी की भी बात है, सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, वो भी देखती है कि किसको शादी में कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें पर्सन को प्राइवेट पर्सन को पब्लिक से हमें कनेक्ट करना, यही एक सोशियोलॉजिस्ट का वर्क होता है। और दूसरा एग्जांपल है कि साउथ इंडियंस जो है वो यूएस में या फिर आउट ऑफ इंडिया क्यों सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देती है। तो वो पब्लिक इशू लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है कि उनकी सोसाइटी से इंपॉर्टेंस देती है, दैट्स व्हाई दे वांट टू डू इट। फिर सोशियोलॉजी तो क्या है कि सोशियोलॉजी क्या करती है, पर्सनल विद द स्ट्रक्चर एंड बियॉन्ड। तो पर्सनल को जो स्ट्रक्चर है, जैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो सोशल ऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, उससे लिंक और उसके आगे के परिणामों को भी देखना सोशियोलॉजिस्ट का काम होता है। और इसी से सोशियोलॉजी का एक बहुत ही फेमस स्कूल निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो सोसाइटी का स्कूल है, एक मतलब एक तरीका है सोसाइटी को स्टडी करने का। फिर यहाँ पे बोमेन का भी एक है कि बोमेन ने एक बुक लिखी थी वन सेल्फ विद अदर्स इन एवरीडे लाइफ, सॉरी वो उनका एक कॉन्सेप्ट है वन सेल्फ इन अदर्स विद एवरीडे लाइफ। तो उसमें कहते हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग फ्री और अनफ्री, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ लग सकती है, आर समथिंग दैट वी ऑल विश टू सॉल्व एज इट कंटिन्यूज टू रिमेन इन एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, टू ऑलमोस्ट ऑल। देखो वोमेन का यहाँ पे क्या है कि हम फ्री हैं,
या फिर हम अनफ्री हैं, यानी कि हमें स्वतंत्रता नहीं है। देखो दोनों में अंतर है, अनफ्री होने में और स्लेव होने में अंतर है। अनफ्री मतलब स्वतंत्रता की अब्सेंस, और स्लेव यानी कि हम किसी के गुलाम हैं। तो बर्मन कहते हैं कि देखो, फ्री होना या अनफ्री होना, ये जो एक्चुअल में है ये लाइफ की एक पहेली है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे भी कहीं ना कहीं, जैसे हम ये सोशियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो जो हम जिस तरीके से अब रिसर्च करेंगे जब ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ के, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इन बुक्स से ही तो निकल के आएगी, वो इसी नॉलेज से तो निकल के आएगी। तो हम भी कहीं ना कहीं इसी नॉलेज के अंडर रहकर ही तो काम करेंगे। फ्यूचर में जब भी हम किसी सोसाइटी को एनालिसिस करेंगे, तो क्या हम एक्चुअल में फ्री है, क्या हम हमारी थिंकिंग फ्री है, या फिर हमारी थिंकिंग अनफ्री, हमारी थिंकिंग इस बुक्स से, इस नॉलेज से बाउंडेड थिंकिंग है हमारी, ये हमें सोचना होगा। तो ये एक तरीके से पहेली होती है, और इसका आंसर जो है ना, ऑफ बीइंग, यही बॉमन ने भी कहा कि आंसर बीइंग फ्री और अनफ्री लिंक्स वन टू एबिलिटी टू डिसाइड। तो वो व्यक्ति के निर्णय करने की क्षमता पर निर्धारित होता है कि वो व्यक्ति फ्री है या नहीं है, कि वो उसको किस तरीके से देखता है। अगर कोई देखता है कि नहीं, बुक्स की नॉलेज बहुत ही हमारा वो होती है, जो कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है बुक्स की, तो उसके वो तो हमेशा यही समझेगा कि वो फ्री है। लेकिन जो व्यक्ति देखता है कि नहीं, बुक्स की नॉलेज में भी कहीं ना कहीं जो हो सकता है, बुक का राइटर है उसकी अपनी चीज़ सामने आ जाए, तो वो भी सब्जेक्टिव हो सकती है कहीं ना कहीं। जैसे सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस भी जब आती है, तो उसमें एंड में जो व्यक्ति है वो अपने सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड भी देता है कि हाँ मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो वो इसीलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सब्जेक्टिविटी है, एक व्यक्ति की सब्जेक्टिविटी है ना, वो बुक्स में भी आ सकती है, और फिर उससे वो मेथड, और फिर मेथड से वो हमारे अंदर भी आ सकती है। तो बीइंग फ्री और अनफ्री जो ये है, वो एबिलिटी, जो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर निर्भर करता है। तो एज ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस की तरह हम हमेशा ना, अब ये अलग बात आ गई, इससे बॉमिन की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो अब ये हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस क्या, हम हमेशा एक ना एक ग्रुप के पार्ट होते हैं, और पर्सनल और पब्लिक के बीच में हमेशा टेंशन जो है, हमेशा जो खींचातानी है, वो चलती रहती है ह्यूमंस सोसाइटी के अंदर। तो ये है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी सामाजिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। तो इसमें सबसे पहला है कि ग्रुप क्या होता है। तो ह्यूमंस, वी आर ऑलवेज पार्ट ऑफ ग्रुप। तो ह्यूमंस का जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से होता है। देखो, ह्यूमंस ग्रुप में ही एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। मान लो जैसे हमने जो, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, और वो 6 या 7th क्लास की एनसीईआरटी है, जहाँ पे भक्ति मूवमेंट के बारे में जो जानकारी है, जो सूफी मूवमेंट के बारे में जानकारी है, तो वहाँ पे नाथ योगियों के विषय में कहा गया कि नाथ योगी इससे भी, तो नाथ योग वहाँ पे भी लिखा है कि जो नाथ योगीज हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ा था, वो भी कहीं, नाथ योगीज भी किस में रहते थे, एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में रहते थे। हाँ, उनके ग्रुप्स में इंटरफेरेंस कम हो सकता है, बट ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट एज अ ग्रुप। ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग है, तो हम हमेशा किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होंगे। तो और ये जो ग्रुप है ना, ये इनेबलर भी हो सकता है, क्योंकि ये लिबर्टी को सपोर्ट करता है, और कंस्ट्रेनर भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन लिबर्टी। तो ये इनेबलर और डिसेबलर कैसे हो सकता है लिबर्टी का, जैसे कि स्वतंत्रता का इनेबलर और डिसेबलर कैसे हो सकता है एक ही ग्रुप। तो एक जो ग्रुप है, एक मान लो सोशियोलॉजिकल ग्रुप है, और उस ग्रुप की वैल्यू है, उस ग्रुप की कुछ वैल्यूज़ हैं। अब जब तक आप उस वैल्यूज़ को फॉलो कर के कोई काम कर रहे हो, तब तक आप उसमें, उस ग्रुप में कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो, आप लिबरल हो। जैसे मान लो एक ग्रुप है, और वो ये मानता है, उसकी वैल्यू ये है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप अगर वहाँ पे हीट्रोसेक्सुअल हो, यानी कि आप होमोसेक्सुअलिटी उसकी अच्छी चीज़, ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप अगर हीट्रोसेक्सुअल हो, यानी कि आप एक, मान लो बॉय हो और आप एक गर्ल से ही अट्रैक्ट होते हो, तो ये तो उस ग्रुप में लिबर्टी है, स्वतंत्रता है आपके पास। लेकिन अगर आप किसी बॉय के साथ अट्रैक्ट हो, दो दूसरे बॉय के साथ, तो ये उस ग्रुप में क्या माना जाएगा, ये उस ग्रुप में सही नहीं माना जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे ये ग्रुप कैसे वर्क करेगा, एज अ कंस्ट्रेनर, यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कंस्ट्रेन कर रहा है, और यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा, एज अ इनेबलर, है ना, इस तरीके से वर्क करेगा। तो ग्रुप समझ में आ गए। अब ग्रुप्स के भी एक और चीज़ होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन।
ये जो है ये एक व्यक्ति के लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो एक ग्रुप सोशलाइजेस सेल्फ सो एज टू बी केपेबल ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। अब ये ग्रुप होता है ना, वो खुद को सोशलाइज करता है, खुद को कुछ चीज़ें सेट करता है खुद के लिए, तो ताकि वो सोसाइटी में जीवित रह सके। एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट एनेबल इंडिविजुअल टू चूज इम्पोर्टेंट पीपल फ्रॉम मैनी हु केम इन हिज वे। द इम्पोर्टेंट ग्रुप्स आर, अब देखो ग्रुप्स कैसे होते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना, तो मैं बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में एक गोल है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार कहा, इगैलिटेरियन, यानी कि इक्वल एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी हमें बनानी है। लेकिन हम अपने उसमें देखते हैं कि कितने सारे ग्रुप्स हैं। तो देखो हमारा कास्ट बेस्ड ग्रुप है, हमारी बहुत सारी पहचान है ना। तो इक्वल एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी जो होती है ना, उसमें इतनी पहचानें नहीं होती हैं। लेकिन जो एक हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कास्ट बेस्ड ग्रुप है, एज बेस्ड ग्रुप है, जेंडर बेस्ड ग्रुप है, तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं एक सोसाइटी के अंदर। तो आई होप समझ गए होंगे कि एक सोसाइटी के अंदर ना बहुत सारे ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रोसेस? अगर आपने क्लास 11 की एनसीईआरटी थोड़ी सी भी पढ़ी है सोशियोलॉजी की, तो आपको पता है प्राइमरी सोशलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक व्यक्ति के बड़ा होने की प्रोसेस में, और वो पर्सनैलिटी के कोड को बनाता है एक व्यक्ति के, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमें पहले ये सिखाते हैं कि देखो ग्रुप्स तुम्हें लाइफ में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसमें से तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को सेलेक्ट करना है जो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में देखो बहुत सारे लोग मिलते हैं, आप सड़क पर चल रहे हो आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बट एवरीबडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आपका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हुआ है वो एक तरीके से हुआ है। तो उसके अंदर कई ग्रुप्स होते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर। एक कॉमन मैन के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ एक सोशोलॉजिस्ट जब एनालिसिस करेगा तो वो लोगों को जैसे उस व्यक्ति को जो चीज़ सिखाई गई है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना, तो वो जिसके साथ व्यवहार करेगा उसको अलग अलग ग्रुप्स में एक सोशोलॉजिस्ट रखेगा। तो सबसे पहला ग्रुप होता है रेफरेंस ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप ये जो ग्रुप होता है ये एक तरीके से रेफरेंस ग्रुप होता है। यानी कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, हम कोई मान लो कि हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन चल रहा है, तो हम कोई जब एक्शन करते हैं तो हम अपने इस एक्शन को या तो ये राइट होगा, या तो ये एक्शन राइट होगा, या फिर ये एक्शन हमने जो किया वो रॉन्ग होगा। तो हम किस बेसिस पे कहेंगे ये राइट और रॉन्ग है? तो वो हम किसी और की एक्टिविटीज़ देखकर कहेंगे, है ना, कि अच्छा हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, या फिर हमने इधर ऐसा देखा। तो हम जिसकी बेसिस पे, या फिर हमारे टीचर ने हमसे ऐसा कहा, तो जिसके बेसिस पे हम खुद को इवेल्युएट, यानी कि खुद जो हम कर रहे हैं उसको हम लोग ये देखते हैं कि वो सही है गलत है, या फिर उसको किसी भी तरीके से नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। फिर आते हैं नॉर्मेटिव। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप, एक होता है कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप। नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप यानी कि सोर्स ऑफ सोशल नॉर्म्स, यहाँ से हम सोसाइटी के नॉर्म्स सीखते हैं। नॉर्म्स यानी कि सोसाइटी की डे टू डे की चीज़ें, और अपने एरर्स को करेक्ट करते हैं। और ये जो ग्रुप है ये तभी इफेक्टिव होता है जब पर्सन इसको सीरियसली ले। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म होता है कि जो बियर कंजप्शन है, जैसे कि शराब की जो कंजप्शन है वो गलत है, एल्कोहलिज्म जो है वो गलत है। तो ये एक तरीके का सोशल नॉर्म है जो कहाँ से आया है? जो हमारे एक नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप आया है वहाँ से आया है। और इसका इफेक्ट कब है? व्यक्ति कब कब शराब नहीं पिएगा? जब वो इस नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप को एक्चुअल में सीरियसली लेता हो कि नहीं, इसने जो बात कही है वो सही है, और जो शराब है, जो एल्कोहल पीना है वो गलत बात है। तो नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप उसको कहते हैं जो कि सोशल नॉर्म्स का वो होता है, सोर्स होता है। ये ग्रुप हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस ग्रुप में आ सकती है हमारी फैमिली, इस ग्रुप का पार्ट हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो इस ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं। तो ये जो ग्रुप होगा ये एक्चुअल में होगा सोशल नॉर्म्स, जब सोशल नॉर्म्स सिखाएगा, यानी कि जो बहुत ही कोर चीज़ें होती हैं एक सोसाइटी की फंडामेंटल वैल्यूज होती है, जैसे कि अल्कोहल पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, और ये करना सही है, ऑनेस्ट होना सही है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे चोरी करना गलत बात है। तो ये सारी जो नॉर्म्स का सोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। फिर आता है कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप, कि जिससे हम खुद को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच दे कंपेयर देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल आपके भी कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, जैसे कि मान लो जब हम स्कूल्स में थे
जब हम स्कूल में थे तो हमने एक स्टैंडर्ड अपने सब कॉन्शियसली सेट कर रखे थे कि हाँ हमें ऐसा बनना है या फिर ऐसा नहीं बनना है, और आज भी हमने कहीं ना कहीं वो चीज़ें सेट करके रखी हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इंडिया में अब स्टार्टअप कल्चर आ रहा है कैपिटलिज्म की वजह से, जो कैपिटलिज्म का प्रमोशन हुआ है रिसेंट ईयर में, तो स्टार्टअप कल्चर है, तो बहुत सारे लोग इस टाइम किससे अट्रैक्टेड है, बिजनेस से अट्रैक्टेड है। तो लोग कहते हैं कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है, और बहुत सारे लोग हैं आजकल मोटिवेशन का जो मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो हमें इसके जैसा बनना है, हमें सुंदर पिचाई के जैसा बनना है, हमें बिल गेट्स के जैसा बनना है, हमें अंबानी के जैसा, अडानी के जैसा, एनीवेज हमें जो भी बनना है। तो वो तो है तो कंपेरेटिव ग्रुप, हम उनसे खुद को कंपेयर करेंगे कि हाँ हमें ऐसा होना है। तो वन एस्पायर्स टू बी अ मेंबर पॉजिटिव कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप, पॉजिटिव कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप, वो जैसे कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन्स का ग्रुप है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप है, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब ये भी हो सकता है कुछ लोगों का पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप हो कि मुझे विजय माल्या बनना है, नीरव मोदी बनना है ना, तो ये भी है, मतलब कैसे भी हो सकता है, वो व्यक्ति के इंडिविजुअल चॉइसेस पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे मेरे अनुसार या फिर कहें जो हमारी जनरल सोसाइटी में ठीक माना जाता है उसके अनुसार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। और निगेटिव यानी कि हम जिसके मेंबर नहीं बनना चाहते। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारी गली में 3-4 शराबी हैं, वो लड़ रहे हैं आराम से, उनने अल्कोहल पी रखा है और वो एक दूसरे को मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके जैसे रेफरेंस उनके जैसे ना बने, तो वो हमारे लिए क्या होगा, निगेटिव कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप। अब हो सकता है कि ये किसी के लिए पॉजिटिव ग्रुप भी हो, जो 3-4 शराबियों का ग्रुप है, कि वो हाँ हमें इनके जैसा बनना है। तो वो तो व्यक्ति की एंड में उस पर डिपेंड करता है, बट एज अ सोशोलॉजिस्ट हमें तो बस ये जानना है कि एक व्यक्ति के जो बिहेवियर होते हैं वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव कंपेरेटिव ग्रुप यानी कि वो उसके जैसा बनना चाहता है, उस ग्रुप के लोगों के जैसा। और निगेटिव कंपेरेटिव ग्रुप यानी कि वो चाहता है कि ना भैया मैं इस ग्रुप का तो मेंबर ना बनूं, ऐसा ना बन जाऊं कहीं। फिर आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये होता है पार्शियल शिफ्ट फ्रॉम वाट वाज टू वाट हैज़ बीन आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल्स। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन पहले पार्शियल सोशलाइजेशन हो गया हमारा जो रेफरेंस ग्रुप्स के मदद से। अब हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, जैसे फैमिली में वैसे हमने बहुत सारी वैल्यूज सीख ली, नॉर्म्स सीख लिए, अब हम सोसाइटी में बाहर निकले। फॉर एग्जांपल हमने फैमिली से सीखा था कि एल्कोहलिज्म जो है, एल्कोहल पीना वो गलत है, प्राइमरी सोशलाइजेशन के टाइम हमने सीखा। लेकिन हम बाहर निकले, हमने बहुत सारे लोगों से मिले, हम कुछ विशिष्ट लोगों की संगत में आ गए, फिर हमने उसी एल्कोहलिज्म को शुरू कर दिया। तो जो हमने स्टार्ट किया वो किसका पार्ट हो जाएगा, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। तो एक पार्शियल शिफ्ट होता है। पार्शियल शिफ्ट क्यों, वो अभी अगले पॉइंट में है। तो पार्शियल शिफ्ट होता है वाट वाज, क्या था से क्या हो गया, मतलब क्या से क्या हो गया देखते देखते टाइप चीज़। इन शॉर्ट सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब है कि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे इस सोशलाइजेशन में, वो बस थोड़ा नॉलेज और स्किल्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ बचपन में सीखी अपने पेरेंट्स से। बहुत सारे लोग सीखते हैं कि कास्ट सिस्टम, इंटरकास्ट मैरिज जो है वो गलत है ना। तो मैं इन चीज़ों के नाम ले रहा हूँ, लोगों को लग सकता है कि दे आर लाइक, मैं बात करूँ वो कंट्रोवर्सीज वाली चीज़ है, बट एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपको इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में सहज होना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि कास्ट हुआ, है ना, तो हमने बचपन से सीखा कि कास्ट में ही हमने देखा अपनी फैमिली में कि कास्ट में ही मैरिज होती है, कास्ट में मैरिज होती है। फिर हमें थोड़ी नॉलेज आई, स्किल्स आई, तो हमने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब इररिलेवेंट बातें हैं, जिससे हमें शादी करनी है हम उससे करेंगे। तो वाट वाज से वाट हैज़ बीन। लेकिन द कोर ऑफ पर्सनैलिटी इज यूजुअली फॉर्म्ड, ये बी गलत लिख गया है, इन होगा, फॉर्म इन प्राइमरी सोशलाइजेशन या फिर ड्यूरिंग प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड मोर और लेस स्टेबल। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सोशलाइजेशन के टाइम अगर हमारी ये हमने देखा कि इंटरकास्ट मैरिजेज जो है वो नहीं हो रही हैं ज़्यादा, तो हमारी एक तरीके से वो कोर बन जाता है पर्सनैलिटी का। फिर हम भी कहीं ना कहीं जब इंटरकास्ट मैरिज की बात आती है तो पीछे हटते हैं उस चीज़ से। तो ये हमारा एक तरीके से प्राइमरी सोशलाइजेशन ने हमारा वो कोर बना दिया है पर्सनैलिटी का, जिसको अब हम मोर और लेस स्टेबल ही रहेगा वो हमारी पूरी लाइफ, वो चेंज नहीं होगा। उसको अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो है एक्सटेंसिव नॉलेज और स्किल्स, उसको चेंज कर सकते हैं हमारी कोर ऑफ पर्सनैलिटी को।
बट फॉर अ कॉमन पर्सन जो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन के टाइम पे बन गया कोर ऑफ पर्सनैलिटी, वो उसके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के टाइम पे उसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस आएगा, लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंज अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस जब तक कि कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज सोसाइटी में ना आया हो। 11th क्लास में 12th क्लास की सोशियोलॉजी में है रिवॉल्यूशनरी एंड इवोल्यूशनरी चेंज। नहीं पढ़े तो रिवॉल्यूशनरी चेंज समझ लो कि एकदम से कोई चेंज हो गया सोसाइटी के अंदर, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उससे लिबरे और लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी आई, और इवोल्यूशनरी चेंज यानी कि धीमे धीमे सोसाइटी के अंदर चेंज आया। इसलिए दो तरीके के चेंज होते हैं। अब इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में होता है फेस टू फेस रिलेशंस होते हैं। फेस टू फेस रिलेशन का मतलब है कि हम उसको भाई व्यक्ति को पर्सनल जानते हैं, है ना, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस यानी कि हमें उस पर भरोसा होता है, हाईली पर्सनल रिलेशन होते हैं। जो हमारे जैसे फैमिली के बीच में जो रिलेशन हुए वो हाईली पर्सनल रिलेशन होते हैं। फॉर देम यूजुअली नो प्राइवेट स्पेस एग्जिस्ट, उनके लिए कोई प्राइवेट स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो अब हमारी फैमिली के लिए हमारी फैमिली और हमारे बीच कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है। फॉर एग्जांपल वो एक ही स्पेस है और उसमें हम रह रहे हैं, हमारी फैमिली रह रही है। तो जिस ग्रुप में जो ग्रुप और फेस टू फेस हम सबको जानते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, मतलब हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो फादर हैं, हमारे जो पिताजी वो हमारे लिए गलत नहीं करेंगे, हमारी माता हमारे लिए गलत नहीं करेंगी। और फेस टू फेस जो है वो फेस टू फेस तो है ये रिलेशन, और हाईली पर्सनल ये रिलेशन जो है वो एक्चुअल में पर्सनल है। तो समटाइम दे में है कंपोनेंट ऑफ सेक्रीफाइस, और कुछ कभी कभी उसमें कंपोनेंट ऑफ सेक्रीफाइस भी होता है, जैसे कि पेरेंट्स की जो सेक्रीफाइस होती है अपने चिल्ड्रन को ग्रो करने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए जो पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक इन ग्रुप होता है। फिर होता है एक आउट ग्रुप, यानी कि या तो फंक्शनल रिलेशन होंगे या फिर कोई रिलेशन नहीं होगा। फंक्शनल रिलेशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो हम जहाँ पे वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो कैसे, तो वो एक आउट ग्रुप है। उनके साथ जो हमारे रिलेशंस होंगे वो उस टाइप के रिलेशन नहीं होंगे जिस टाइप के हम इन ग्रुप में फेस टू फेस और पर्सनल रिलेशन इंजॉय करते हैं। द डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ इन आउट इज़ हाईली सब्जेक्टिव, इट इज़ बेसिकली अस वर्सेस देम। तो ये मैंने ही लिखा है कि जो डिफाइनिंग फैक्टर है, आप किसको इन ग्रुप कहोगे किसको आउट ग्रुप कहोगे, ये एक्चुअल में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखो। और अगर आप एक सोशियोलॉजिस्ट हो तो आप सामने वाले के क्वेश्चंस को देख के आप समझोगे कि हाँ इसके लिए ये इन ग्रुप है, ये आउट ग्रुप है। लेकिन बेसिकली ये हमेशा क्या होता है, व्यक्ति जो इन ग्रुप होता है उसको कहता है अस यानी कि हम लोग, और आउट ग्रुप को कहता है देम। जनरली ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है इनको डिटेक्ट करने का। फिर आते हैं स्ट्रेंजर्स यानी कि ऐसा पर्सन जो अननोन है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो किस ग्रुप से आता है हमें नहीं पता, वो किस कैटेगरी का है हमें नहीं पता, और बस वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल रोड पर चल रहे लोग जो हमें मिलते हैं। और स्ट्रेंजर्स के लिए तो हमारी थोड़ी आउट ग्रुप के लिए फीलिंग हो भी सकती है, बस स्ट्रेंजर्स के लिए तो हमारी और भी ज़्यादा कम फीलिंग्स होती है। फिर टुगेदर एंड अपार्ट। टुगेदर एंड अपार्ट का मतलब है कि देखो कम्युनिटीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट तो होती हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ये हमने समझ लिया, क्योंकि देखो जो लोगों ने घर छोड़ा था वो भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी में रहते हैं। दे आर वंस हु लॉस अमाउंट टू रूटलेसनेस, इवन देन दे क्रिएट रेस्ट्रिक्शन ऑन पीपल वन कैन इंटरेक्ट। यानी कि देखो अगर कम्युनिटी से हम कट जाएंगे, है ना, तो हमें लगेगा कि हम अपनी जड़ों से कट गए। जैसे हम लोग कहते हैं एक व्यक्ति को कभी अपनी जड़ों से नहीं कटना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसका जन्म कहीं होता है, वो काम करने कहीं और जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको हमेशा अपने उस प्लेस के लिए जहाँ पे वो उसने अपना बचपन बिताया, वो जब भी वहाँ पे वापस आएगा देयर विल बी सम काइंड ऑफ मेमोरीज, जैसे कि ये उसका बर्थ प्लेस है और ये उसका वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस से जब भी बर्थ प्लेस आएगा ना, तो यहाँ पे उसकी कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी कि जब वो लौटेगा तो उसको हमेशा एक रूटलेसनेस फील होगी अपने वर्क प्लेस पे, कि देखो वहाँ पे तो मेरी जड़ें हैं, वहाँ पे मैं बड़ा हुआ, यहाँ पे मैंने ये किया, लेकिन यहाँ पे मेरी कोई इतनी हिस्ट्री नहीं है। तो इस कम्युनिटी का जो लॉस है वो रूटलेसनेस प्रोवाइड कर सकता, मतलब इसका नहीं, किसी भी कम्युनिटी का जो लॉस है वो हमें रूटलेसनेस प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम किसी इंडस्ट्री में वर्कर थे, है ना, अब हम वर्कर नहीं है वहाँ पे, तो वो हमको थोड़े दिन लगेगा चेंज होते हुए कि यार वहाँ के लोग ऐसे थे। और कभी कभी ये रेस्ट्रिक्शंस की तरह भी काम करता है, और वन कैन इंटरेक्ट, यानी कि किन किन लोगों से आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वर्कर यूनियन है, अब यूनियन में मान लीजिए कोई वो लोग धरना प्रदर्शन या फिर काम नहीं कर रहे हैं,
तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस होता है कि आप इससे नहीं मिल सकते, इससे नहीं मिल सकते। तो इस तरीके से सोशल ग्रुप्स काम करते हैं। सोशल ग्रुप्स आर कंडक्टिव टू बोथ कीप इन पीपल टुगेदर एंड आल्सो टू कीप देम अपार्ट। यानी कि इन शॉर्ट ये समझो, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, उनके दोनों टाइप के फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो होता है कंडक्टिव, पीपल को टुगेदर रखते हैं। हो सकता है बहुत सारे, तो सोशल, एक ही सोशल ग्रुप बहुत सारे टाइप के लोगों को कंडक्टिव रखता है, यानी कि टुगेदर रखता है, और उनको एक दूसरे से अलग अलग भी रखता है, किसी दूसरे टाइप के लोगों को। तो इसी के साथ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसके बाद मुझे लगता है नोट्स नहीं है। यस, ओके, नोट्स ख़त्म करते हैं इस वीडियो का एंड। अब ट्राई करेंगे कि वीडियो जो है वो ऐसे ही रेगुलर आती रहे। ये यूट्यूब पे हैंडल वाला फीचर जो आया था, और इंस्टाग्राम ओपन विद्या पे मिल जाएंगे। नोट्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है अपलोड करने में, तो बियर विद डैट टाइमिंग। एंड सी यू, टाटा गाइज।